गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमारी एक क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की हो चुकी है, जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए एक क्लास चलाई जा रही है। इस सीरीज का नाम है रिवीजन बैच 2024। तो खास तौर से ये बैच जो आपने पढ़ रखे हैं अब तक, जितने भी थ्योरी में टॉपिक पढ़ रखे हैं, उनका रिवीजन इस क्लास के माध्यम से कराया जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा और आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं कि आज हमको किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पोल कोर। आज हम जानेंगे कि पोल कोर क्या होता है, पोल कोर किस मटेरियल का बना होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका यूज क्या है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। दूसरा आपका है टॉपिक आर्मेचर कोर। तो आर्मेचर कोर क्या है, इसकी मोटाई क्या होती है, इसका काम क्या है, क्यों इसे बनाया जाता है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तीसरा आपका टॉपिक है फील्ड बाइंडिंग। फील्ड बाइंडिंग क्या होती है, फील्ड बाइंडिंग क्यों की जाती है, फील्ड बाइंडिंग कितने तरह की होती है, फील्ड बाइंडिंग में कौन सा वायर यूज होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगला हमारा टॉपिक है कूलिंग फैन। तो कूलिंग फैन का क्या कार्य है, कूलिंग फैन क्यों लगाया जाता है डीसी जनरेटर में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्यूटेटर और दिक् परिवर्तक। और डीसी जनरेटर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि कम्यूटेटर का प्रयोग आखिर क्यों हम करते हैं डीसी जनरेटर में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स का क्या यूज है, टर्मिनल बॉक्स क्यों लगाया जाता है डीसी जनरेटर में, इसके बारे में हम जानेंगे। और सारे टॉपिक हैं जैसे कंपनसेटिंग बाइंडिंग हो गया, इंटरपोल क्यों लगाया जाता है, उसकी बाइंडिंग कैसे करते हैं, किसके सीरीज में जोड़ते हैं, किसके समानांतर में जोड़ते हैं, कंपनसेटिव बाइंडिंग को कहाँ फिट किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में हम आज इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए पहला हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, अगर थोड़ा सा भी स्किप कर जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि इस बैच का नाम ही है रिवीजन बैच। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पोल कोर। तो पोल कोर का मतलब क्या होता है, पोल मतलब होता है ध्रुव और कोर मतलब होता है क्रोड, यानी इसको हिंदी में ध्रुव क्रोड के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में पोल कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पोल कोर की आकृति क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पोल कोर की आकृति जो होती है वो होती है वर्गाकार। कैसी होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है, तो पोल कोर की आकृति कैसी होती है, वर्गाकार होती है। सेकेंड हमारा टॉपिक है कि किस मटेरियल से इसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम सिलिकॉन यूज करते हैं, सिलिकॉन, स्टील या स्टील का भी बनाते हैं, या स्टील का भी बनाते हैं। यानी एक तो हम मिक्स मटेरियल यूज कर रहे हैं जो सिलिकॉन स्टील है और दूसरा है स्टील, यानी पोल कोर को हम स्टील से भी बना सकते हैं और सिलिकॉन स्टील से भी बना सकते हैं। अब बनाते समय हम क्या करते हैं, कैसे उसे बनाते हैं। तो सिलिकॉन स्टील या स्टील की जब हम पोल कोर बनाते हैं तो इसको पतली पतली परत में पत्तियों को बनाते हैं। जो पत्तियां होती है पतली पतली परत होती है और इन पतली पतली पत्तियों को मिलाकर, पतली पतली पत्तियों की परत को मिला करके हम एक पोल कोर का निर्माण करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि पोल कोर को पतली पतली पत्तियों से क्यों बनाते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि पोल कोर को अगर पतली पतली पत्तियों से नहीं बनाएंगे तो इसमें भंवर धारा हानि होती है। तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपकी पत्तियां हैं उसको लेमिनेटेड करना पड़ेगा। पत्तियों को क्या करना पड़ेगा, लेमिनेटेड करना पड़ेगा और लेमिनेटेड करके उस पे बर्निश की परत चढ़ानी होती है। बर्निश की परत चढ़ाने से क्या होता है, भंवर धारा हानियां कम हो जाती हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है कि भंवर धारा हानियों को
कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वर्निश की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्निश की परत चढ़ाते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्निश की लेप चढ़ाते हैं। सिलिकॉन स्टील की जो पतली पतली पत्तियां होती हैं, सिलिकॉन स्टील की जो पतली पतली पत्तियां होती हैं, या स्टील की जो पतली पतली पत्तियां होती है, उस पे हम वर्निश की परत चढ़ाते हैं, वर्निश की लेप चढ़ाते हैं। वर्निश की लेप चढ़ाने से क्या होता है, वर्निश की लेप चढ़ाने से क्या होता है, जो भंवर धारा हानि होती है, जो आपका भंवर धारा हानि होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भंवर धारा हानि क्या होती है, कम हो जाती है। भंवर धारा हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईडी करंट लॉसेज बोलते हैं। ईडी करंट लॉसेज के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्लियर हो गया कि पोल कोर को कैसे बनाते हैं और वर्निश की लेप क्यों चढ़ाते हैं। वर्निश की लेप चढ़ाने से क्या कम होता है, कौन सी हानि कम होती है, तो ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अब अगला है कि पोल कोर की मोटाई कितनी होती है। तो पोल कोर की जो मोटाई होती है वो आपकी होती है 1 mm से 1.5 mm तक होती है। ठीक है, यानी पोल कोर की मोटाई 1 mm से 1.5 mm तक होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि पोल कोर की मोटाई कितनी होती है, तो 1 mm से 1.5 mm तक होती है। ठीक, अब पोल कोर के द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं, तो पोल कोर को मिला करके हम एक पोल का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं, पोल का निर्माण करते हैं, पोल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका पोल कोर। अब अगला टॉपिक है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर क्या होता है, ये भी जैसे आप पोल कोर बनाते हो ना, तो वैसे ही आपको आर्मेचर कोर भी बनाना होता है। अब इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है गोलाकार, गोलाकार होती है। आकृति होती है कैसी, आर्मेचर कोर की आकृति होती है गोलाकार, कुछ इस तरह से बनाई जाती है, कुछ इस तरह से बनी होती है। तो ये आपकी ऐसे कुछ ऐसे बनी होती है। तो इस तरह से आर्मेचर कोर का आकृति होती है, यानी गोलाकार होता है। अब ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तिथ बोलते हैं, तिथ के नाम से जानते हैं। इस वाले भाग को तिथ के नाम से जानते हैं। और ये जो एक तिथ और दो तिथ, यानी दो तिथों के बीच जो आपको गैप दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं खांचे, उसे बोलते हैं खांचे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉट, स्लॉट बोलते हैं। और बीच में जो आप ये भाग देख रहे हो इस तरह से, तो इस वाले भाग में शाफ्ट लगा होता है, और ये वाला जो भाग है इसमें क्या लगा होता है, की लगा होता है। क्या होता है, की, यानी कुंजी लगा होता है, कुंजी। कुंजी क्या करता है कि शाफ्ट से इस आर्मेचर कोर को क्या करता है, टाइट करके रखता है, सरकने नहीं देता है, स्लिप होने नहीं देता है। इसलिए शाफ्ट में हम एक कुंजी भी लगाते हैं, जिसे की भी कहते हैं, जो आर्मेचर कोर को शाफ्ट के साथ बांध के रखता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये जो आर्मेचर कोर होती है, ये बहुत सारी आर्मेचर कोर होती है। एक आर्मेचर कोर से आर्मेचर का निर्माण नहीं होता है, बहुत सारे आर्मेचर कोर होते हैं। और आर्मेचर कोर कैसी होती है, लेमिनेटेड होती है। कैसी होती है, लेमिनेटेड होती है, लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड का मतलब पतली पतली परत होती है। ठीक है, और एक परत पे दूसरी परत, ऐसी बहुत सारी परतें होती हैं। तो एक परत रख करके फिर इस पे दूसरी परत रखेंगे, फिर तीसरी रखेंगे, ऐसे करके बहुत सारी परतें रख करके एक आर्मेचर का निर्माण होगा, जो सिलेंड्रिकल आकार का होगा। ठीक है, तो ये होता है लेमिनेटेड। और लेमिनेटेड करके क्या करते हैं, इस पे वर्निश की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, वर्निश, वर्निश की लेप चढ़ाते हैं, वर्निश की लेप चढ़ाते हैं। तो वर्निश की लेप चढ़ाने से क्या होता है,
वर्निश की लेप चढ़ाने से भंवर धारा हानि कम होता है। भंवर धारा हानि क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछता है कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए वर्निश की लेप चढ़ा देते हैं। किस पे? आर्मेचर कोर, लेमिनेटेड आर्मेचर कोर पे वर्निश की परत चढ़ा देते हैं, जिससे भंवर धारा हानियां कम हो जाती हैं। ठीक, अब इसकी मोटाई कितनी होती है, यानी आर्मेचर कोर की मोटाई कितनी होती है? तो आर्मेचर कोर की जो मोटाई होती है 0.3 mm से होती है 0.5 mm तक होती है। ठीक, तो 0.3 mm से 0.5 mm तक आर्मेचर कोर की मोटाई होती है। अब इसको किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है, आर्मेचर कोर को बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। अब देखिए स्टील में हम सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं? सिलिकॉन मिलाने से, सिलिकॉन के मिलाने से क्या होता है? चुंबकशीलता बढ़ जाती है। सिलिकॉन मिलाने से चुंबकशीलता बढ़ जाती है, और जब चुंबकशीलता बढ़ जाती है तो जो इसमें फ्लक्स जनरेट होता है वो आसानी से अपने पथ में गमन करता है, आसानी से अपने पथ में स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम सिलिकॉन भी मिलाते हैं, और लॉसेज भी इससे क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो आर्मेचर कोर किसका बनता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है, कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, अब अगला आपका टॉपिक है फील्ड बाइंडिंग। तो फील्ड बाइंडिंग क्या होता है? फील्ड बाइंडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? फील्ड बाइंडिंग को हिंदी में कहते हैं, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, और बाइंडिंग मतलब होता है कुंडलन, कुंडलन। ठीक, तो जब चालक को क्या करते हैं, जब इस तरह लपेटते हैं तो ये क्या होती है? ये कुंडलन का रूप धारण कर लेती है। जब एक कुंडलन के साथ कई कुंडलन जब जोड़े जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो बाइंडिंग का आधार ले लेती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्षेत्र कुंडलन यानी फील्ड बाइंडिंग। तो फील्ड बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? फील्ड बाइंडिंग होती है दो प्रकार की। एक तो होती है श्रेणी, श्रेणी फील्ड बाइंडिंग, श्रेणी क्षेत्र कुंडलन, क्षेत्र कुंडलन, और दूसरा होता है समांतर, समांतर क्षेत्र कुंडलन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए टॉपिक पे देखते हैं। तो फील्ड बाइंडिंग को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र कुंडलन, और क्षेत्र कुंडलन दो तरह का होता है। पहला होता है श्रेणी कुंडलन, और दूसरा होता है समानांतर कुंडलन। ठीक है, अब जो श्रेणी कुंडलन होता है वो मोटे तार का बनता है। जो श्रेणी कुंडलन होता है वो कैसे बनता है? तो श्रेणी कुंडलन बनता है मोटे तार का, मोटे तार का। जब तार मोटा होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा ज्यादा। जब मोटा तार होगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा अधिक। ठीक, यानी मोटे तार का बनता है, क्षेत्रफल इसका अधिक होता है, और टर्न की संख्या क्या होती है? टर्न की संख्या कम होती है। टर्न की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि फील्ड बाइंडिंग जो होती है, जो श्रेणी कुंडलन होती है, वो कैसी होती है? तो मोटे तार की बनती है, जिसका एरिया अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, और टर्नों की संख्या कम होती है। ठीक है, अगला आपका क्षेत्र कुंडलन है, जो समानांतर क्षेत्र कुंडलन के नाम से जाना जाता है, संट क्षेत्र कुंडलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए संट कुंडलन, संट क्षेत्र कुंडलन के नाम से जाना जाता है। संट क्षेत्र कुंडलन पतले तार का बनता है। कैसा बनता है? पतले तार का बनता है। कैसा बनता है? पतले तार का बनता है। पतले तार का संट कुंडलन बनता है, और इसका एरिया क्या होता है? इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल कम होता है।
क्षेत्रफल कम होता है और शंट क्षेत्र कुंडलन का जो टर्न होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, टर्न होता है अधिक। ठीक, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा श्रेणी कुंडलन और शंट कुंडलन में। तो श्रेणी कुंडलन में मोटे तार का उपयोग किया जाता है जिसका एरिया अधिक होता है और टर्नों की संख्या कम होती है। और अगला है शंट क्षेत्र कुंडलन, जिसमें क्षेत्रफल कम होता है, पतले तार को यूज करते हैं और टर्नों की संख्या अधिक होती है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्षेत्र कुंडलन में कौन से मटेरियल यूज करते हैं तार बनाने के लिए, तो किस मटेरियल का तार यूज होता है। तो दो मटेरियल होते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम और दूसरा होता है कॉपर। ठीक है, तो क्षेत्र कुंडलन का तार यूज करने के लिए आपको दो मटेरियल को लेना पड़ता है, एक होता है एल्युमिनियम और दूसरा होता है कॉपर। तो चलिए अगला टॉपिक है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन क्या होता है? कूलिंग फैन क्या होता है? जानते हैं कि जब मोटर चलती है, जब जनरेटर चलता है, जब डीसी मशीन चलता है तो चलते चलते वो गर्म हो जाता है। जैसे आप लोग चलते होंगे, आप लोग जब कोई काम करते हैं तो क्या होते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। अब इधर से पसीना, फिर इधर से पसीना, चारों तरफ से पसीना पसीना हो जाता है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, अपने को कूलिंग करते हैं, अपने को ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, आप पंखे का यूज करते हैं, पंखे से हवा लेते हैं, या एसी चालू कर लेंगे, आपके घर में एसी है तो इसी तरह से जो हमारी डीसी मशीन होती है इसको भी ठंडा करने के लिए पंखे की जरूरत होती है, फैन की जरूरत होती है। फैन क्या करता है, हवा देता है, यानी कूलिंग फैन का यूज करते हैं। जो आपकी डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन, या वो चाहे वो मोटर हो या वो आपका जनरेटर हो, तो दोनों के लिए कूलिंग फैन का यूज करते हैं। कूलिंग फैन का मेन उद्देश्य होता है मोटर को ठंडा रखना। अब जो कूलिंग फैन होता है वो किस मटेरियल का यूज किया जाता है, तो कूलिंग फैन के लिए हम प्लास्टिक का कूलिंग फैन हम बना सकते हैं, नहीं तो आप ढलवे लोहे का भी बना सकते हैं। ढलवा लोहा का भी हम कूलिंग फैन यूज कर सकते हैं, नहीं तो अचालक पदार्थ प्लास्टिक का भी हम बना सकते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि इस समय की जो मशीन है उसमें प्लास्टिक का एक कूलिंग फैन लगा होता है। ठीक है, तो अब अगला जो आपका जो टॉपिक है वो है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, तो टर्मिनल बॉक्स का क्या काम है, टर्मिनल बॉक्स क्यों लगाया जाता है? टर्मिनल बॉक्स सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। और ये कहाँ लगा होता है, तो टर्मिनल बॉक्स लगा होता है योक पर, यानी मशीन के योक पर लगा होता है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो जो टर्मिनल बॉक्स होते हैं वो होते हैं अचालक पदार्थ के। ठीक है, अचालक पदार्थ के बने होते हैं, या फिर बैकेलाइट के, जैसे बैकेलाइट का बनता है, बैकेलाइट का बनाया जाता है। अब टर्मिनल बॉक्स में क्या होता है, तो टर्मिनल बॉक्स में मशीन के अंदर से जो वाइंडिंग की टर्मिनलें होती हैं, जैसे आर्मेचर का टर्मिनल हो गया और फील्ड कुंडलन का टर्मिनल हो गया, तो सारी जो फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग की जो टर्मिनल होती है वो इस बॉक्स में आके लगा होता है, यहाँ टर्मिनल बॉक्स में संयोजित होता है। अब टर्मिनल बॉक्स में अंदर बैकेलाइट का एक चादर होता है, बैकेलाइट का एक चादर होता है। ठीक, और इसी बैकेलाइट में टर्मिनल लगा होता है, टर्मिनल, इसी बैकेलाइट में टर्मिनल लगा होता है। जो टर्मिनल होता है वो किसके बनाए जाते हैं, तो जो टर्मिनल होते हैं वो बनाए जाते हैं किसके, पीतल के बनाए जाते हैं। तो टर्मिनल किसके बनाए जाते हैं, पीतल के बनाए जाते हैं। तो टर्मिनल बॉक्स में टर्मिनल कहाँ लगा होता है, तो बैकेलाइट के ठीक ऊपर लगा होता है। अगला हमारा टॉपिक है कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। तो कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में बदलना।
इसका काम है एसी को एसी टू डीसी, यानी एसी को डीसी में बदलना। आप जानते हैं कि आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है और उसको डीसी में बदलने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। ठीक, अब कम्यूटेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक दिक् परिवर्तक खंड का यानी कम्यूटेटर सेगमेंट का यूज करते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट का हम यूज करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट का यूज करते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है भी आकार का। कम्यूटेटर सेगमेंट का आकार जो होता है वो भी आकार का होता है। अब ये बैकेलाइट का रिंग होता है, तो उसी बैकेलाइट के रिंग में ये कम्यूटेटर सेगमेंट लगा होता है। ये क्लैंप रिंग होता है, जिसे बोलते हैं क्लैंप रिंग। जिसे क्या बोलते हैं, क्लैंप रिंग बोलते हैं, क्लैंप रिंग बोलते हैं। तो क्लैंप रिंग में ही कम्यूटेटर सेगमेंट लगा होता है, क्लैंप रिंग में ही कम्यूटेटर सेगमेंट लगा होता है। ठीक है, क्लैंप जो रिंग होता है वो बैकेलाइट के सहयोग से बनता है। तो अब ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका अचालक पदार्थ को यूज करते हैं, ताकि दो कम्यूटेटर सेगमेंट एक दूसरे से टच ना हो। ऐसे टच नहीं होना है, इसके बीच में क्या होता है, माइका भरा होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है समकारी कुंडलन। समकारी कुंडलन के बारे में जानते हैं। समकारी कुंडलन कहाँ होता है, इसको कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं समकारी कुंडलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। समकारी कुंडलन को इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। कंपनसेटिंग बाइंडिंग के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग के नाम से इसे जानते हैं। अब इसको हम कहाँ लगाते हैं, तो समकारी कुंडलन को हम, ये आपका यहाँ से यहाँ तक तो आपका पोल हो गया, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है वो पोल हो गया, और इसके नीचे वाला जो भाग है ये है आपका पोल सूज। क्या है, पोल सूज है। ये वाला भाग है पोल सूज और ये है पोल। तो समकारी कुंडलन को हम पोल सूज में लगाते हैं, यहाँ हम इसे फिट करते हैं। पोल सूज में होल बने होते हैं और इसी पोल सूज में हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग को लगाते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया कि समकारी कुंडलन को कहाँ लगाते हैं। तो समकारी कुंडलन को लगाते हैं पोल के सूज में लगाते हैं, यानी पोल सूज में लगाते हैं। ठीक, तो समकारी कुंडलन कंपनसेटिंग बाइंडिंग को पोल सूज में लगाते हैं। अगला है भाई, ये किस मशीन के लिए यूज होता है, जो डीसी जनरेटर जहां भारी लोड पे कार्य करता है वहां हम लगाते हैं। यानी जहां भारी लोड होता है, यानी भारी लोड के मशीन के लिए लगाते हैं। जहां लोड में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जब लोड में परिवर्तन होता है तो क्या, कौन सा लॉसेज होता है, क्रॉस मैग्नेटाइज। क्रॉस मैग्नेटाइज की क्रिया होती है, क्रॉस मैग्नेटाइज की क्रिया होती है। इसी क्रॉस मैग्नेटाइज को कम करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए हम समकारी कुंडलन का यूज करते हैं। एग्जाम में पूछता है कि समकारी कुंडलन का यूज क्यों करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं। तो डीसी जनरेटर में क्रॉस मैग्नेटाइज को कम करने के लिए हम समकारी कुंडलन कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। एग्जाम में यह भी पूछता है कि समकारी कुंडलन का हम समकारी कुंडलन की बाइंडिंग कहाँ करते हैं, समकारी कुंडलन को हम कहाँ लगाते हैं। तो समकारी कुंडलन को पोल सूज में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, पोल सूज में लगाते हैं। ठीक है, किसके लगाते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइज को कम करने के लिए। तो किस मशीन में ज्यादा होता है, जहां भारी लोड होता है, जहां लोड में ज्यादा परिवर्तन है, बड़े मशीनों में लगाते हैं। ठीक है, और कहाँ इसका यूज करते हैं, तो इसको रोलिंग मिल में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, रोलिंग मिल में इसका हम यूज करते हैं, तथा टर्बो जनित्र में यूज करते हैं।
टर्बो जनित्र में भी हम इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो समकालिक कुंडलन टर्बो मिल वाली जो जनरेटर होती है उसमें यूज करते हैं, रोलिंग मिल वाली जो जनरेटर होती है उसमें यूज करते हैं, या टर्बो जनरेटर में इसका यूज करते हैं। अब एग्जाम में आता है कि समकालिक कुंडलन को हम किसके साथ जोड़ते हैं। तो समकालिक जो कुंडलन होता है, समकालिक कुंडलन को आर्मेचर के साथ जोड़ते हैं, आर्मेचर के साथ जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं? आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ते हैं, आर्मेचर के श्रेणी में समकालिक कुंडलन को हम कनेक्ट करते हैं। तो एक बार देख लीजिए, समकालिक कुंडलन कहाँ लगाया जाता है? तो पोल सुई में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? तो क्रॉस मैग्नेटाइज को कम करने के लिए लगाया जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? तो आर्मेचर के साथ जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है? तो रोलिंग मिल वाले जो जनरेटर होते हैं, मोटर होते हैं, वहां जो होता है। टर्बो जनित्र में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है इंटरपोल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्ध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपोल, इंटरपोल के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछता है कि इंटरपोल कहाँ लगाए जाते हैं। देखिए इंटरपोल, देखिए ये वाला जो पोल है इसको बोलते हैं इंटरपोल, ये इंटरपोल है, ये वाला इंटरपोल है, ये वाला इंटरपोल है और ये इंटरपोल है। यानी चार यहाँ पे मेन पोल है। देखिए ये वाला मेन पोल हो गया, और एक मेन पोल ये है, और एक मेन पोल ये है, और ये मेन पोल है। तो इस जो मशीन की संरचना देख रहे हैं, जो ये संरचना देख रहे हैं डीसी जनित्र की, तो इसमें जो मुख्य पोल है, मुख्य पोल उसकी संख्या कितनी है? 4। और इंटरपोल, इंटरपोल की संख्या कितनी है? इंटरपोल की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, और कहाँ लगे हैं? तो आप देख लीजिए, ये मेन पोल ये है और ये मेन पोल ये है। तो इन दो मेन पोल के बीच में लगा होता है इंटरपोल। आप देख रहे हैं चित्र में, दो मेन पोल के बीच में क्या लगा होता है? इंटरपोल लगा होता है। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है कि इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होती है। तो देखिए डीसी जनरेटर की दिशा क्या होती है? डीसी जनरेटर की दिशा हमेशा कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज होती है यानी दक्षिणावर्त होती है। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होती है। ठीक, तो इंटरपोल की जो पोलैरिटी होती है, इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है, डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा में, डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा में इंटरपोल के ठीक आगे वाले मेन पोल के समान इंटरपोल की पोलैरिटी होती है। अब इसको चित्र में देखते हैं। देखिए इंटरपोल है, ये इंटरपोल है, और ये मेन पोल है, फिर ये इंटरपोल है, ये मेन पोल है, इंटरपोल मेन और इंटरपोल मेन। तो देखिए दिशा कैसी है? दक्षिणावर्त। तो इसका रोटर किधर घूम रहा है? आर्मेचर किधर घूम रहा है? दक्षिणावर्त घूम रहा है ना। तो देखिए इस अगर इंटरपोल को पकड़ते हैं, इस वाले इंटरपोल, अभी मैंने बताया कि इंटरपोल की पोलैरिटी डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा में जो इंटरपोल होता है उसके ठीक सामने वाले, उसके ठीक आगे वाले पोल के समान। तो देखिए इस वाले ये वाला जो इंटरपोल है, इसके ठीक सामने कौन सा पोल है? यस पोल है कि नहीं? साउथ पोल है ना। और किस दिशा में? डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा में। तो डीसी जनरेटर की दिशा किधर है? दक्षिणावर्त है। तो इस पोल के आगे कौन सा पोल है? साउथ पोल है। यानी इंटरपोल के आगे मेन पोल की जो पोलैरिटी होगी वही इंटरपोल की पोलैरिटी होगी। तो यानी इसके आगे घूमने की दिशा में इंटरपोल की पोलैरिटी मेन पोल के समान होगी। यानी इस इंटरपोल के सामने एस वाला पोल है, तो इसका मतलब इंटरपोल की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? यस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे एक इंटरपोल ये है, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी?
तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, देखिए घूमने की दिशा में, तो इंटरपोल घूमने की दिशा में इंटरपोल के ठीक आगे वाला जो मेन पोल है उसकी पोलैरिटी के समान इस इंटरपोल की पोलैरिटी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्थ है, तो इसका मतलब इंटरपोल की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। आशा करता हूं हम लोग समझ रहे होंगे। अब ये देखिए ये वाला जो इंटरपोल है इसके ठीक सामने, इसके ठीक आगे, आगे देखिए, सामने छोड़िए, आगे देखिए, तो इस इंटरपोल के ठीक आगे कौन सा पोल है, साउथ पोल है, तो इस साउथ पोल के समान इसकी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी हो जाएगी, यानी साउथ पोल के समान पोलैरिटी हो जाएगी, तो इसकी भी पोलैरिटी यस हो जाएगी। अब ये वाला जो इंटरपोल है इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसके ठीक आगे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, यानी इसकी भी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखने का तरीका है कि डीसी जनरेटर जिस दिशा में घूम रहा है, तो इंटरपोल मान लीजिए ये, और ये मेन पोल है, ठीक, और जनरेटर इंटरपोल से मेन पोल की तरफ जा रहा है, तो मेन पोल के पीछे वाली जो इंटरपोल होगा उसकी पोलैरिटी इस मेन पोल के समान होगा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम में पूछता है कि इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होती है, तो इंटरपोल की पोलैरिटी इंटरपोल की ठीक आगे वाले मेन पोल की पोलैरिटी के समान होती है, यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए इंटरपोल की पोलैरिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो इंटरपोल की पोलैरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब इंटरपोल पे एक, इस पे कुंडली लपेटी जाती है, इस पे भी क्या होती है, कुंडली होती है, इस पे भी क्या होती है, इस पे भी कुंडली होती है, और इस पे भी कुंडली होती है। ठीक, यदि साउथ पोल, जैसे इस इंटरपोल के सामने में ये वाला पोल है ना, तो इस पोल की अगर बाइंडिंग आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इस वाले पोल की बाइंडिंग अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इसकी अगर बाइंडिंग क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो इसकी भी बाइंडिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी, तभी मेन पोल की पोलैरिटी के समान इस इंटरपोल की पोलैरिटी होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये है क्लॉकवाइज, तो आगे आने वाला जो पोल होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें जो हम बाइंडिंग करेंगे इसकी जो चालक के फेरों की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, तभी ये साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बाइंडिंग करते हैं तो एक बार क्लॉकवाइज बाइंडिंग करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो ऐसे हम बाइंडिंग करते हैं और इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं। सदैव जो मेन पोल होता है, मेन पोल यानी मेन पोल पे जो आप बाइंडिंग करते हो, इंटरपोल पे जो आप बाइंडिंग करते हो, उसमें सदैव डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, सदैव डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जनरेटर है, तो जनरेटर में क्या होता है, जो मेन पोल होता है, जो आपका मेन पोल होता है, मेन जो पोल होता है उसमें पहले से ही अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होता है, चुंबकत्व का गुण होता है। तो मेन पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण पहले से होता है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब कुछ अवशेष चुंबक का गुण पहले से ही मेन पोल में बचा रहता है। ठीक है, तो मेन पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं रहेगा तो आपका डीसी जनरेटर नहीं चलेगा। अब चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन पोल में अब फिर से अवशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण करना पड़ेगा। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण करने के लिए हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, तब जाके उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण होगा। ठीक है, तो जब जनरेटर स्टार्ट होती है तो उस समय मेन जो पोल होता है उसमें कोई भी सप्लाई नहीं होती है, पहले से मेन पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व बना रहता है, तो उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को जब चालक करता है तो चालक में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, और जब सर्किट क्लोज हो जाती है तो डीसी सप्लाई भी उत्पन्न होती है। अब जब वो डीसी सप्लाई मेन पोल में आती है तो पहले के अपेक्षा कुछ ज़्यादा फ्लक्स बनाते हैं, इस तरह से अपनी रेटेड मान तक फ्लक्स
बना लेता है और जितना वोल्टेज डीसी जनरेटर को उत्पन्न करना होता है उतना कर लेता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होती है। तो इंटरपोल की पोलैरिटी उसके ठीक सामने वाले मेन पोल की पोलैरिटी के समान होती है। ठीक है, अब इंटरपोल का हम यूज क्यों करते हैं, इंटरपोल का यूज करने की जरूरत क्या पड़ी। तो इंटरपोल का यूज इसलिए करते हैं कि देखे होंगे कि जब डीसी मशीन चलता है, डीसी जनरेटर चलता है, तो कम्यूटेटर और ब्रूश के बीच में स्पार्किंग होती है। ठीक है, स्पार्किंग होती है। तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए भी स्पार्किंग को कम करने के लिए भी हम इंटरपोल का यूज करते हैं। और विचुंबकन प्रभाव को भी कम करने के लिए, जो विचुंबकन प्रभाव होते हैं, विचुंबकन प्रभाव का मतलब कि जो पहले से चुंबक का प्रभाव होता है, जो चुंबक बना रहता है उसको इफेक्ट करता है, उसको कम करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं उसको विचुंबकन प्रभाव। यानी अंतर ध्रुव का मेन उद्देश्य होता है स्पार्किंग कम करना। स्पार्किंग क्यों होती है, जब एक कम्यूटेशन टाइम होता है, दिक् परिवर्तन टाइम होता है, उस टाइम के अंतर्गत जब करंट की दिशा परिवर्तित नहीं हो पाती है तो स्पार्किंग का कारण बनती है। और स्पार्किंग होने से क्या होता है, उसमें ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है और बाद में जो आपका आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, उसके जलने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए अंतर ध्रुव का यूज करके इंटरपोल का यूज करके विचुंबकन प्रभाव और स्पार्किंग को हम कम करते हैं। ठीक है, तो समकाली कुंडलों भी आप लोग समझ चुके होंगे कि समकाली कुंडलों क्यों यूज होता है, अंतर ध्रुव का क्या है कार्य, कहाँ लगता है, इसकी पोलैरिटी क्या होती है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, क्रॉस चुंबकन प्रभाव और विचुंबकन प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले क्रॉस चुंबकन प्रभाव को देख लेते हैं। तो क्रॉस चुंबकन प्रभाव वो प्रभाव होता है जिसमें मेन फ्लक्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुरूप हो जाती है। क्यों हो जाती है, जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, मेन फ्लक्स को प्रभावी करता है, मेन फ्लक्स को इफेक्ट डालता है, कुरूप बना देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका परिभाषा क्या हुआ, जब आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विकृत कर देता है, मुख्य फ्लक्स को विकृत कर देता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसा जो प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस चुंबकन प्रभाव बोलते हैं। और विचुंबकन प्रभाव में क्या होता है, विचुंबकन प्रभाव में आर्मेचर फ्लक्स के द्वारा जो मुख्य फ्लक्स होता है, मुख्य फ्लक्स क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। यानी ये सब क्यों होते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन जब होता है तो विचुंबकन प्रभाव होता है और एक क्रॉस चुंबकन प्रभाव होता है। क्रॉस चुंबकन प्रभाव में जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, आर्मेचर जो फ्लक्स होता है वो मेन फ्लक्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, विकृत करता है, कुरूप बना देता है। और विचुंबकन प्रभाव में क्या होता है, आर्मेचर जो फ्लक्स होता है वो मेन फ्लक्स को क्या करता है, कमजोर कर देता है। तो ये रहे विचुंबकन प्रभाव और क्रॉस चुंबकन प्रभाव। आशा करता हूँ आज जो भी मैंने क्लास में डिस्कस जितने भी टॉपिक पे किया है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है जो सेकेंड ईयर के लिए पढ़ाई जा रही है, जो रिवीजन के तौर पे ये क्लास चलाई जा रही है सीबीटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट
करिए। मिलेंगे